2013 एक ऐसा साल जिसमें दुनिया की वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड एनिमे रिलीज होती है। एक ऐसी एनिमे जिससे इंस्पायर होकर जब एक आर्टिस्ट ने सॉन्ग बनाया तो वो गाना इतना सुपर हिट हुआ कि आज यूट्यूब पर उस गाने की वीडियो पर 900 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ हैं। ये एनिमे आपको ऐसे लाइफ लेसन सिखाती है जो आपका स्कूल या कॉलेज कभी सिखा ही नहीं सकता। मैं बात कर रहा हूँ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एनिमे एवर। फ़र्क नहीं पड़ता आप बच्चे हों या बूढ़े, आप एनिमे से नफ़रत ही क्यों ना करते हो, मैं वादा करता हूँ अगले कुछ मिनट दीजिए अपने, आपका इस दुनिया को देखने का नज़रिया बदल जाएगा। ये है अर्थ। यहाँ रहने के लिए आपको कुछ नियम और कानून फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे कि आपका देश आपको अलाउ कर रहा है तभी आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं। आपकी कंट्री बाकी कंट्रीज से एक बॉर्डर के ज़रिए अलग है। ये बॉर्डर फिजिकली तो एग्जिस्ट करता ही है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये मेंटली भी एग्जिस्ट करता है। अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं तो आपका जवाब होगा इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से या किसी भी देश से। ये तो ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी कंट्री किस कंट्री को अपना दुश्मन मानती है तो आप ये भी बता देंगे। लेकिन इन सभी बातों का अटैक ऑन टाइटन से क्या लेना देना है? अटैक ऑन टाइटन भी तो एक ऐसी ही दुनिया की कहानी है जिस दुनिया के अपने नियम और कानून है, और इस दुनिया में भी इंसानियत की बात की गई है। उस सभ्यता की बात कही गई है जो कि 3 मैसिव सर्कुलर वॉल्स के बीच में घिरी हुई है। लगभग 100 सालों से इंसानियत का यह आखिरी वजूद इन दीवारों के बीच सरवाइव कर रहा है, एक ऐसे विशाल मॉन्स्टर से जो कि इंसानों को जिंदा निगल जाते हैं, जिन्हें टाइटन कहा जाता है। वॉल्स के भीतर की दुनिया इस डर से इतना यूज्ड टू हो चुकी है कि अब ये मैसिव वॉल्स उनके लिए सेफ्टी का सिंबल बन चुका है। इन्हीं लोगों में हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट एरन येगर भी होता है। एरन को इन वॉल्स के बाहर की दुनिया को जानना था। उसके अकॉर्डिंग ये वॉल्स उसे फ्रीडम नहीं देते, पर एरन को पता नहीं था कि एक ऐसा दिन आने वाला है जो उसकी पूरी दुनिया को बदल देगा। जिन वॉल्स को लोग सेफ्टी का सिंबल समझ रहे थे, वो सेफ्टी एक इल्यूजन था। टाइटन्स वॉल तोड़कर अंदर घुस जाते हैं, भगदड़ मच जाती है और इसी बीच टाइटन एरन की मां को जिंदा निगल लेता है। एरन चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तब उस एरन ने कसम खाया ना सिर्फ इन वॉल्स के बाहर जाकर फ्रीडम अचीव करेगा, बल्कि इस दुनिया को, ह्यूमैनिटी को टाइटन से बचाएगा। ये टाइटन्स उसके लिए तभी से सबसे बड़े दुश्मन बन गए। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एंड में एरन ही ह्यूमैनिटी की तबाही का सबसे बड़ा रीज़न बनता है, तो क्या आप मानेंगे? इसके बारे में मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। आप सोच रहे होंगे कि ये फिक्शनल स्टोरी हमारे रियल वर्ल्ड का मेटाफर कैसे हो सकता है। ना ही असल ज़िंदगी में कोई टाइटन्स एग्जिस्ट करते हैं और ना ही इतने बड़े बड़े वॉल्स। चैप्टर 1 में हम यही डिस्कस करेंगे कि ये वॉल्स कैसे एग्जिस्ट करती है और आप इसको इग्नोर कर देते हैं, या आपको दिखते हुए भी आप इन वॉल्स का कुछ नहीं कर सकते। हम इंसानों ने वॉल्स बनाए हैं, कुछ फिजिकल तो कुछ साइकोलॉजिकल। हर एक देश दूसरे देश से एक बॉर्डर के जरिए डिवाइडेड है, और हर देश अपने ही देश के अंदर भी डिवाइडेड है, और हर देश के अंदर के लोग भी अपने दिमाग के अंदर भी डिवाइडेड है। हिंदू, मुस्लिम, काला, गोरा, ऊंचा, नीचा, मोटा, पतला।
मैं बोलते बोलते थक सकता हूँ, लेकिन इंसानों की बनाई गई ये दिमागी दीवारें खत्म नहीं होने वाली। और आप कह रहे थे कि कहाँ है दीवारें। जब तक हम इन दीवारों से ऊपर नहीं उठेंगे, हमें फ्रीडम भी नहीं मिलेगी। लेकिन क्या इन दीवारों के बाहर ही फ्रीडम मिलेगी, ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है। क्या ये इतना आसान है? क्योंकि जब एरन ने कोशिश की थी कि मैं उन दीवारों के बाहर की दुनिया को देखूंगा, तो इसे समझने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि फ्रीडम की क्या प्राइस आपको चुकानी पड़ सकती है। अगले चैप्टर में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। एरन येगर जब फाइनली वॉल के बाहर होता है तो डिसअपॉइंटेड फील कर रहा होता है। अब आपको लग रहा होगा भला ये कैसे हो सकता है, दीवार के बाहर की दुनिया देखना ही उसका ड्रीम था। लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जब वो वॉल के बाहर जाता है तो उसे रियलाइज होता है कि मैं कितना गलत हूँ। यहाँ तक आने के लिए मैंने कितने लोगों की जानें गंवाई, और यहाँ आने के बाद भी मुझे क्या पता चलता है कि उस साइड भी कोई एनिमी है और वो भी इसी तरह दीवारों के भीतर रह रहा है। वो रिवर की तरफ हाथ उठाता है और ये सोचता है कि क्या हम उन एनिमीज को ख़त्म कर दे तो हमें फ्रीडम मिलेगी। ठीक ऐसे ही दोस्तों, हम इंसानों में भी एरन की ही तरह फ्रीडम पाने की परस्यूट होती है। हम भी खुद को ऐसे ही सवालों से घिरा हुआ पाते हैं, पर हम इस चीज़ से अनजान होते हैं कि फ्रीडम कम्स ऑन डिमांड। डिमांड अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने की, डिमांड उन सभी बैरियर्स को तोड़ने की जो सोसाइटी ने बना रखे हैं। और इतना सब करने के बाद भी क्या वो फ्रीडम वर्थ इट होगी या नहीं, कहना मुश्किल है। क्योंकि क्या आप उस हेट का सामना कर पाओगे, क्या आप उस हेट को झेल पाओगे, और क्या ये हेट और सफरिंग कभी खत्म होगी, जानते हैं अगले चैप्टर में। ये सीन देखकर मुझे गूस बम्स आ गए थे, और ये मेरा फेवरेट सीन भी है, जिसमें पैराडाइज आइलैंड की काया और मार्ले आइलैंड की गाबी के बीच कन्फ्रंटेशन होती है। इसे शुरू से समझने के लिए पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि गाबी एक ऐसी लड़की थी जिसे बचपन में ही बता दिया गया था कि पैराडाइज आइलैंड के लोग डेविल है, दुश्मन है। और इसीलिए जब काया बोलती है कि आज से 4 साल पहले कुछ टाइटन्स की वजह से मेरी माँ मर गई, वो टाइटन्स मेरी आंखों के सामने मेरी माँ को जिंदा निगल गए। काया बोलती है कि इसमें मेरे फैमिली की क्या गलती थी। गाबी गुस्से में बोलती है कि तुम्हारे एंसेस्टर्स ने जो इतने हजारों सालों से मास किलिंग की है, तुम उसे कैसे भूल सकती हो। काया कहती है कि मेरी माँ का जन्म तो यहाँ हुआ, मुझे नहीं लगता मेरी माँ ऐसा कुछ कर सकती है। गाबी कहती है कि जैसा मैंने बोला, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे एंसेस्टर्स ने 100,000 ईयर्स से ये पाप करते आ रहे हैं। काया कहती है 100,000 ईयर, तो हम अभी जो कर रहे हैं इसमें कौन सा पाप है। गाबी कहती है कि हाल ही में तुम्हारे लोगों ने मेरा शहर बर्बाद कर दिया। काया कहती है कि मेरी माँ तो 4 साल पहले ही मर गई थी, तो भला ये कैसे पाप हो सकता है। गाबी फिर से कहती है कि देखो, तुम्हारे एंसेस्टर्स ने लोगों को मौत के घाट उतारा था। काया गुस्से में बोलती है लेकिन मेरी माँ ने तो किसी को नहीं मारा, उन्हें क्यों इतनी पेनफुल मौत नसीब हुई, इसके पीछे कोई तो रीज़न होना चाहिए, और अगर नहीं है तो क्यों क्यों मेरी माँ को टाइटन्स जिंदा निकल गए। बताओ मुझे, आखिर क्यों उन्हें मरना पड़ा, बताओ मुझे क्यों उन्हें मरना पड़ा। उनके साथ खड़ा फाल्को कहता है कि 4 साल पहले ये ज़मीन पर टेस्ट किया जा रहा था ताकि बड़े पैमाने पर अंजाम दिया जाए। तुम्हारी माँ ने कोई पाप नहीं किया था। और ये सुनते ही फाइनली गाबी ने सॉरी बोला। ये एक छोटा सा सीन हमारे रियल लाइफ सफरिंग को बड़ी आसानी से दिखाता है दोस्तों। मैं नहीं कह रहा हूँ कौन सही है कौन गलत। हजारों साल पहले किसने जंग की शुरुआत की, ये पता करना बेहद मुश्किल है। आगे चलकर जब गाबी खुद को उनकी जगह पर रखती है तो उसे समझ में आता है कि ये भी इंसान है, हमारी ही तरह, कोई डेविल नहीं। जिस तरह हमें हमारी सरकार ने कुछ चीज़ें बताई इन लोगों के बारे में, उसी तरह इनके सरकार ने इनके साथ किया। ये इंसानियत का सबसे बड़ा अभिशाप है दोस्तों।
कि आप चाहकर भी हेटरेट की साइकिल को रोक नहीं सकते। इस एंडलेस वॉर को खत्म करने के लिए अटैक ऑन टाइटन में एंटी नेटलिज्म की फिलॉसफी भी झलकती है। ये एक इतनी डार्क फिलॉसफी है जिसके बारे में सोचने से ही डर लगने लगता है, क्योंकि ये फिलॉसफी कहती है कि कोई इंसान इस अर्थ पर जन्म लिया है तो वो चाहे या ना चाहे उसे सफरिंग तो झेलनी पड़ेगी। आपके खानदान ने पाप किया होगा तो उस पाप को आपको झेलना पड़ेगा और ये सफरिंग इनएविटेबल है। इसीलिए इसका एक ही सोल्यूशन है कि बच्चे ही पैदा ना करें। आप कह सकते हैं कि जिंदगी में खुशियों के भी पल होते हैं, और हाँ, सिर्फ पल ही होते हैं। सफरिंग और पेन इससे कहीं ज़्यादा होते हैं दोस्तों। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि एरन ने इससे भी कहीं ज़्यादा एक्सट्रीम स्टेप उठाया, द रंबलिंग स्टार्ट कर। इसे आप मॉडर्न वर्ल्ड का न्यूक्लियर बम समझ सकते हैं। और आपको लग रहा होगा कि आखिर एंडिंग ऐसी कैसे हो गई, तो इसके लिए तो आपको एनिमे देखनी ही पड़ेगी। मैं चाहता हूँ दिल से कि आप इस एनिमे को देखें और अपने साथ सभी लोगों को दिखाएं। और अगर मैं सारी बातें यहीं बता दूंगा तो देखने को बचेगा ही क्या। जाने से पहले ये कुछ बातें समझ लीजिए दोस्तों कि नो आइडियोलॉजी जस्टिफाइज जेनोसाइड एंड साइकिल्स कैन ओनली एंड थ्रू एम्पैथी। जब तक हम अपने आप को दूसरों की जगह पर नहीं देखते, हमें उनका दर्द नहीं समझ में आएगा। As Armin states, we can't win by fighting, we have to keep talking, no matter how hard it gets. मुझे 20 दिन से भी ज़्यादा लग गए सिर्फ यह सोचने में कि मैं कैसे इसे बिना हैवी स्पॉइलर के आप तक पहुंचाऊं। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इसे लाइक करने से शर्माए ना और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें।